1290 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए एर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए उसने एर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के इल्ची के तौर पर एर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। एर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलीबियों से झड़प में उसने अनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में एर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब एर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशियों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में एर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और जिहानत से बच निकला। एर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के कले के नजदीक था, और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालिफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने एर्तुगरुल की क़यादत में उनके कले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी कला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचक मुहिम का सरबराह नवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और एर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए। दो दुर्गा कबीले का सरबराह एर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। एर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के खुबाबाद के पास भेजने का फैसला किया, ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। एर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नवियान के खिलाफ जंग के दौरान एर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। एर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो एर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। एर्तुगरुल के भाई की पुश्त पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे एर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नवियान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे।
اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا رہا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف چاودار قبیلہ تھا، جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطینیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اسے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چاودار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاؤ الدین کے قواباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاودار قبیلے کا اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جان فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے، نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملوں میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپک اور چاودار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور چاودار قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر نورگل کو بنا دیا۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائسار قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کے سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں سلطان کو اس نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاؤ الدین کے قواباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسرو کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔
उसने कारा चाइसार कले और उस इलाके से अर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्फ नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप को अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपक ने कत्ल करवाया है, तो उसने अर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और अर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और अर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। अर्तुगरुल ने गुनाल्फ बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुनाल्फ को कारा चाइसार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वो इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आजादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सुल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओख्ताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नवियान को ये काम सौंपा गया कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नवियान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल को नवियान के साथ ओख्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नवियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और नवियान की बहन मारी गई। उधर जब अर्तुगरुल ओख्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहिदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओख्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नवियान ने उसका ताक़ुब किया लेकिन नाकाम रहा। नवियान वापस चला गया और ओख्ताई खान के बेटे कदम खान को, जो उसका जानशीन था, उसे अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाग की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त नीकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थ्योडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसे डाग की जंग में सल्जूकों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम कलेदार, कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गयासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन कैकाउस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन गलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया था, जो मशरिक में तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बाकियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान अर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जिद्दोजहद जाहिरी नहीं थी। जाहिरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलिकुल ज़ाहिर, रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन कैकाउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन 2 बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने अमरुलू कबीले को सोगोत में बसाने का फैसला किया। अमरुलू कबीले का सरबराह अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में अर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली।
सलीबी बागियों ने कले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था जो एर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरूलू कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम एर्तुगरुल के बेटे गुंदूस एलिप पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन एर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बाकी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अल्बास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। एर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल्बास्ती बोलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जिंगूज के रूप में। अल्बास्ती ने एर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। एर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजिर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के दो सरदारों को कत्ल कर दिया जो उसके कबीले पर हमलावर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और एर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए, लेकिन एर्तुगरुल एक मर्तबा फिर अपनी जहानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर एर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल उन दुश्मनों से निपटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरुक बोगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। एर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरुक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान जाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। एर्तुगरुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदार बे को कायम मकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान